हिंदी साहित्य में उत्तर छायावाद का विशेष महत्व है। उत्तर छायावाद परिवर्ती रूप से छायावाद का ही आगे का रूप है। या छायावाद के अंतिम समय में, जो छायावाद का समय है 1918 से लेकर के 1936 तक का जो समय है, तो वैसे ही आपका 1930, ये 1930 से लेकर के 1936 तक के समय में ये आपका उत्तर छायावाद युग आपको दिखाई देगा। तो इसमें उत्तर छायावाद का जो सीमांकन है तो सन 1930 ईस्वी के आसपास ये जो है काव्य प्रवृत्ति दिखाई देती है। मतलब छायावाद के साथ साथ चलने वाली काव्य प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसको समानांतर कह सकते हैं, उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। और ये जो काव्य धारा है इसका समय सीमा 1930 से 1936 के ईस्वी के आसपास मानी जाती है, क्योंकि उस समय तात्कालिक परिस्थिति क्या थी, वैसी ही थी। उत्तर छायावाद का नामकरण, तो दो नाम इसमें दिखाई देगा, एक होता है उत्तर छायावाद और एक होता है छायावाद उत्तर में अंतर। तो उत्तर छायावाद हम पढ़ रहे हैं, उत्तर छायावाद छायावाद के साथ ही विकसित हुई है। छायावाद के साथ साथ यह विकसित होने वाली क्या है, काव्यधारा है, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और वैयक्तिक काव्यधारा की प्रधानता थी। जबकि छायावादोत्तर के अंतर्गत उत्तर छायावाद के साथ साथ वे काव्यधाराएं शामिल हैं। मतलब आपको यहाँ जब छायावाद जब समझाएंगे तो छायावाद के अंतर्गत जो है उत्तर छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के लिखने वाले और वैयक्तिक कविता लिखने वाले साहित्यकार आपको मिलेंगे। इसी छायावाद के समानांतर और काव्यधारा चली, जिसका नाम है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और वैयक्तिक काव्यधारा। इसी को कहा जाता है उत्तर छायावाद। ये आपको समझना है, वो नाम समान है, इसीलिए आपको ये छायावादोत्तर काल भी आपको समझा दिया गया है यहाँ पर। जो छायावाद के बाद है, छायावाद के बाद का जो समय है उसको कहा जाता है छायावादोत्तर काल। तो छायावादोत्तर काल में उत्तर छायावाद भी आता है, प्रगतिवाद भी आता है, प्रयोगवाद भी आता है, नई कविता आता है। अब देखिए, उत्तर छायावाद के अंतर्गत दो आ जाएगा, एक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और एक है वैयक्तिक काव्यधारा। बस यही आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। पृष्ठभूमि पर जब हम चर्चा करेंगे तो हमको साहित्य में निर्माण में युगीन परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस समय राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य एवं कला मूल्यों द्वारा बना होता है कोई भी युगीन परिवेश। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद की उत्तरावस्था, मतलब छायावाद के लास्ट में छायावाद के विकास में तत्कालीन परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 20वीं सदी के चौथे दशक का परिदृश्य अलग था। 1930 के दौरान जब उत्तर छायावाद का अंकुरण हो चुका था, तब राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों के साथ ही आर्थिक परिस्थितियां भी चिंतनीय थी। यह समय ब्रिटिश राजसत्ता के प्रति मोहभंग का दौर था। गरम दल की राजनीति जोर पकड़ रही थी। 1930 में गांधी जी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर चुके थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया था। कई स्थानों पर सशस्त्र विद्रोह हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश वह असफल रहा। इस असफलता के परिणाम स्वरूप कई राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, जिससे राष्ट्रीयता की भावना पलवित हुई। मतलब अब क्या हो रहा है, राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा आ रहा है। तो लेकिन जब सुमित्रानंदन पंत या महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कविताएं देखोगे तो इसमें एकदम ज़्यादा जो राष्ट्रीयता की भावना आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक पक्ष और था जो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत साहित्य लिख रहा था, ये यहाँ पर बताने का प्रयास है उसी समय। और इस भावना का परिणाम राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के रूप में हुआ। ठीक है, आगे आता है दूसरी तरफ गांधीवादी अतिशय नैतिकता के साथ जनमानस का तालमेल नहीं बैठ पाने के कारण व्यक्तिवादी चेतना का भी उदय हुआ। मतलब गांधी जी तो जो नैतिकता की बात कर रहे थे वो आम जनता के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो उनके साथ भी क्या हुआ, व्यक्तिवादी चेतना का उदय हुआ। इससे संबंधित काव्य रचना लिखा गया, जिसे वैयक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। मतलब दो प्रकार का काव्यधारा बताया यहाँ पर, एक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, एक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और एक है वैयक्तिक काव्यधारा। इसमें सुख दुख, इसमें व्यक्ति के सुख दुख को वाणी मिला, सरल सहज भावनाओं को कवि ने स्वीकार किया और उसी के गति, उसी के गीत गाए। इस धारा की कविताओं में वैयक्तिकता, आत्मपरकता की प्रधानता दिखाई देती है। तो उत्तर छायावाद की प्रवृत्तियाँ, इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं, एक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा या उस प्रवृत्ति और एक है वैयक्तिक काव्यधारा प्रवृत्ति। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, इसको ऐसे समझिएगा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा ऐसे कवि जो साहित्यकार भी थे, साहित्य लिखते थे और उसके साथ साथ वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर के जेल भी जाते थे।
ऐसे कवियों का जो समूह है उसको कहा जाता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। तो उत्तर छायावादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति है, जिसमें पराधीनता के प्रति आक्रोश है, अपने देश के प्रति बलिदान की आकांक्षा समाहित है। सन 1930 ईस्वी के बाद कालखंड राजनीति के रूप में हलचल भरा रहा, मतलब राजनीतिक रूप से हलचल रहा कि स्वतंत्रता संग्राम बलवती हुई, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए की जाने वाली आंदोलन की ब्रिटिश सत्ता द्वारा दमित किए जा रहे थे। गांधीवादी नीतियां भी बहुत कारगर नहीं हो रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता ने पराधीनता के प्रखर विरोध की भावना प्रज्वलित हो उठी और यही भावना कविता के माध्यम से प्रकट हुई। तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक तिलोर उधर को जाए, नाश नाश हाँ महानाश की प्रलयंकारी आंख खुल जाए। तो विशेषता नंबर 1, इसमें जो है बलिदान की भावना है। बलिदान की भावना है, तत्कालिक परिवेश से एकदम लोहा लेने की भावना और राष्ट्रवाद आपको दिखाई देगा। अतीत गौरव का गान इसमें दिखाई देगा। छायावादी कवियों ने अतीत के गौरव में इतिहास की प्रेरणा स्रोत के रूप में अपनाया और देश की वर्तमान स्थिति के प्रति जनता को जागरूक किया। जो अतीत गौरव है उसको सामने लाने का प्रयास किया। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, जगत जगत ने जिसके पद थे छुए, सकल देश जिसके ऋणी हुए, ललित भाल कला सब थे जहाँ, वह हरे अब भारत कहाँ। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। भारत भारती और सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों के प्रति विरुद्ध संघर्ष आपको दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा सामाजिक धार्मिक जो रूढ़ी थी, जो प्रथाएं थी, उसका भी इन्होंने क्या किया, विरोध किया। अंधविश्वासों का विरोध किया, कुरीतियों का विरोध किया, रूढ़ियों का विरोध किया। सांप्रदायिकता का विरोध किया। अंग्रेजियों ने सांप्रदायिकता को फैलाया, जिसके कारण से विभाजनकारी नीतियाँ ज़्यादा हुई। तो फूट डालो राज करो का नीति वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। तो उससे सजग होने की बात, उससे सचेत रहने की बात जो है इस समय के कवि जो है करते थे। आगे आता है सामाजिक प्रभाव। उत्तर छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि में सामाजिक चेतना का प्रचार प्रसार था। सामाजिक रूप से चेतना थे, मतलब सजग थे और शोषितों की दयनीय स्थिति का वो चित्रण करते थे और यदि अगर कहीं भी प्रताड़ना दिखाई देता था तो उसका वो घोर विरोध करते थे। जैसे कि ये सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियाँ हैं। आगे हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कौन है? सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर तो सब जानते ही हैं, है ना, यहीं बिहार के हैं, मोकामा के हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर दिनकर जी माने गए हैं। इन्होंने लिखा है राष्ट्र प्रेम क्रांति, सामाजिक बदलाव की क्रांति का आह्वान करते हुए कविता लिखा। इनकी कविताएं हैं कलम आज उनकी जय बोल, श्री कृष्ण की चेतावनी, कमल या की तलवार इत्यादि प्रसिद्ध इनकी कविताएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का नाम तो जानते ही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। चतुर्वेदी जी कविता में राष्ट्र के प्रति बलिदान व त्याग का स्पष्ट लक्षित करते हैं। अपने कविताओं में पुष्प की अभिलाषा लिखा है जो बहुत प्रभावित करता है। आगे हैं, चाह नहीं मैं प्रेमी बाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं बिंद प्यारी के ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो इस प्रकार की कविताएं इन्होंने लिखी है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखते हैं तो गुप्त जी इस धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। इस समय में समस्त राष्ट्रीय व सामाजिक चेतना को उन्होंने अपने जीवित कर दिया। और फिर बालकृष्ण सर्वनवीन की बात करते हैं तो कबीर की मस्ती और फक्कड़पन से भरपूर था बालकृष्ण सर्वनवीन जी का व्यक्तित्व और अति क्रांतिकारी चेतना से संपन्न थे बालकृष्ण सर्वनवीन। और जैसे इनकी रचना है विप्लव गान। सुभद्रा कुमारी चौहान तो जानते ही हैं आप। सुभद्रा कुमारी चौहान का संपूर्ण राष्ट्रीय चेतना से भरा पूरा है। रानी लक्ष्मीबाई उनकी सुप्रसिद्ध कविता है जिसने पूरे देश को आंदोलित कर दिया। उनकी राष्ट्रीय कविताओं के संकलन में मुकुल और त्रिधारा आते हैं। तो ये ऐसे स्वर के साथ ये साहित्यकार जो है लिख रहे थे। सियाराम शरण गुप्त की बात करते हैं तो सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे। इनकी रचनाएं हैं मौर्य विजय पाथे, आत्मोत्सर्ग, उन्मुक्त, नुकुल, बापू, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ये हो गया राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। अब आता है उत्तर छायावाद के अंतर्गत वैयक्तिक कविता। अब वैयक्तिक कविता क्या है? इसमें सुख दुख हर्ष विषाद निमित्त
ये ऐसे ही सब्जेक्ट का प्रयोग करके वो साहित्य रचना करते थे। जीवन जगत प्रेम स्थूल मांचल अभिव्यक्ति करने वाली कविता व्यक्तिपरक कविता इसमें होती थी और इसी कविता क्या कहा गया है व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिवादी कविता की धारा में कवि की ने निर्मल मन की पुकार है। वे अपने जीवन की विषमता आशा निराशा भाव को झेलते हैं। कवि अपने दुख के गीत गाते हैं और इसी दुख को पाटने के लिए मस्ती में जीवन के मधु व गरल पान करने का आदर्श गढ़ते हैं। इस गीत से भी भरे पूरे हैं और जन मंगल की भावना से ओतप्रोत भी हैं। ये जो गीत हैं उत्साह से भरे पूरे हैं और जन मंगल की भावना से ओतप्रोत हैं। व्यक्तिवादी धारा के प्रमुख कवियों में हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, आरती प्रसाद सिंह आते हैं। एक और याद रखिएगा पंक्ति, हालावाद के प्रवर्तक जो है हरिवंश राय बच्चन है, वो भी प्रेम और मस्ती से संबंधित काव्य रचना करने वाले हैं। तो व्यक्तिक काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है? पहला है व्यक्तिवाद, वैयक्तिकता और स्वयं के बारे में लिखते थे ज़्यादा। उसके व्यक्तिवादी कविता ने व्यक्तिवादी धारा ने कवियों में स्पष्ट तौर पर अपने भावों को व्यक्त किया है, अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को स्पष्टता ईमानदारी के साथ दिखाया है। ये रचनाएं हैं मधु कलश, मधु निमंत्रण, आकुल अंतर, इस प्रकार से रचनाएं दिखती हैं। निराशा व एकाकीपन आपको दिखाई देगा। निराशा और एकाकीपन से उत्पन्न हुई उदास व एकाकीपन उत्तर छायावादी काव्य में प्रकट हुई। इस कवि में निराशा प्रेमजन्य ही नहीं बल्कि जीवन के अन्य संदर्भ में भी राष्ट्रीय सामाजिक स्थिति आर्थिक रिक्तता में भी शामिल है। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई दिया है, आरती प्रसाद सिंह इसमें लिखते हैं। आगे तीसरा है प्रेमानुभूति की स्वच्छंद अभिव्यक्ति। प्रेमानुभूति की स्वच्छंद अभिव्यक्ति इस समय के कवियों के द्वारा की गई और विद्रोह व प्रगतिशीलता। इस समय के कवियों ने राष्ट्रीय व समाज के संदर्भ में विद्रोह का स्वर ऊंचा किया और जागरण का शंखनाद किया, लोगों को जागरण करने का क्या किया, काम किया। सरल सहज शैली में जो भी रचना लिखते थे बहुत सरल होती थी, भाषा में खुलापन होता था, पारदर्शी होता था और उर्दू शब्दों का प्रयोग, मुहावरों शब्दों का प्रयोग इस समय के जो व्यक्तिवादी कविता लिखने वाले हैं वो लोग करते थे। आगे आता है व्यक्तिवाद वैयक्तिक काव्यधारा के प्रमुख कवि। वैयक्तिक काव्यधारा के प्रमुख कौन है, प्रमुख कवि कौन है? तो सबसे पहले आता है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है इस धारा के प्रमुख कवि हैं। बच्चन आत्मानुभूति के कवि माने जाते हैं। अनुभव किए गए सुख दुख सौंदर्य व प्रेम के सौंदर्य गीत इन्होंने गाए हैं। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी गीत, गीतिका भी, ये सब इनके हैं। मधु कलश तो बहुत ही प्रसिद्ध है, सब गाते हैं। और उसके बाद है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा के गीतों में चित्रात्मकता है, आत्मीयता है और सुख दुख निवेदन से अपने प्रिय से करते हैं। प्रकृति सौंदर्य विरह मिलन की अनुभूतियाँ, मानव प्रिय सौंदर्य की अनुभूतियाँ उनके गीतों में दिखाई देती है। उसके बाद है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा भी व्यक्तिवादी कविता के पक्ष में लिखने वाले हैं। वर्मा जी ने की कविताओं में कई प्रकार की प्रवृत्तियों का संगम है। अपनी ऊर्जामयी भाषा में उन्होंने निम्न वर्ग की पीड़ा को दिखाया है, सामाजिक विद्रोह, वैयक्तिक सुख दुख को अपनी वाणी में दिया है। जैसे है मधुकर्ण प्रेम संगीत, मानव एक दिन, ये उनकी रचनाएं हैं। गोपाल सिंह नेपाली जी के गीतों में प्रेम संवेग का चित्रण है, सादगी माधुर्य का प्रवाह है, फिल्मी दुनिया से भी ये संबंध रहे हैं। इनकी रचनाएं हैं गोपाल सिंह नेपाली की पंछी, रागिनी, उमंग, पंचमी, रिमझिम, नवीन इत्यादि उनकी क्या है प्रसिद्ध कृतियां हैं। आगे आता है आरती प्रसाद सिंह। छायावादोत्तर का व्यक्तिवादी कविता की सभी प्रमुख प्रवृत्तियां प्रसाद जी की रचनाओं में दिखाई देती हैं। मतलब ये आपका आरती प्रसाद सिंह जिन्होंने लिखा है, इसमें जो व्यक्तिवादी कविता है उसके पूरे विशेषता इसमें दिखाई देती है। इनकी रचनाएं हैं कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, पांचजन्य, प्रेम गीत, ये सब आरती प्रसाद सिंह जी की रचनाएं हैं। तो ये होता है आपका उत्तर छायावाद। अब सबका मूल्यांकन जब देखते हैं तो उत्तर छायावाद का प्रारंभ है, हम कह सकते हैं कि छायावाद में ही छिपा हुआ है या छायावाद की छाया में ही इसका विकास हुआ है। इसका जो समय है 1930 के आसपास चालू हुआ और जो कि 1930 या 1940 तक चला, जबकि मैंने आपको बताया कि 1930 के आसपास से चला और 1936 तक चला। क्योंकि मैंने छायावाद के हिसाब से बताया तो और इसको थोड़ा आप आगे बढ़ा के 1940 तक कर सकते हैं। 1930 से लेकर के 1940 तक के समय को आप क्या कर सकते हैं, उत्तर छायावाद कह सकते हैं। उत्तर छायावाद ने छायावादी वायवीयता के स्थान पर जीवन के ठोस धरातल को महत्व दिया। उत्तर छायावादी काव्य चेतना दो रूपों में प्रकट हुई। पहली है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य चेतना, दूसरी है व्यक्तिवादी चेतना। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा आगे चलकर प्रगतिवाद के रूप में प्रकट हुई और व्यक्तिवादी काव्यधारा का विकास प्रयोगवाद के रूप में दिखाई देता है। मस्ती, फक्कड़पन और विद्रोही चेतना से उत्पन्न उत्तर छायावाद का दौर
अल्पकालिक था, लेकिन इसका प्रभाव हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर है।